महानगर पालिका के एक बहुत बड़े अधिकारी, इसका नाम है वाईएस रेड्डी, इस घर पे पड़ी रेड और उसके बाद मिला करोड़ों का नगद और साथ साथ सोने चांदी के दागीने। इसके साथ ही जिस प्रकार से 41 इमारत का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है, ईडी की रेड जिस प्रकार से पड़ी उसमें एक अदृश्य शक्ति भी सामने आई। आखिर वो कौन है और जानते हैं कि कौन है जिसको 41 इमारत की वो जमीन जिसपे सबसे अधिक उनका इंटरेस्ट था। इस पूरे मामले पर और कौन कौन फंसने वाला है, किस तरह का पूरा है मामला, आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। यदि आप एक भवन का निर्माण कर रहे हैं या इमारत का निर्माण कर रहे हैं या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहे हैं तो तीनों में ही अलग अलग मानकों के आधार पर महानगर पालिका परिक्षेत्र के अंदर अगर आप रहते हैं तो वहां पर नगर रचना विभाग है, वहां जाइए और परमिशन लीजिए, चाहे भवन का, इमारत का, चाहे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का, इन सभी चीजों के एक आपको प्लान तैयार करके आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, 1 इंच भी अगर आपको ईंट लगाना है तो। लेकिन अगर इन सब बातों को ताक पे रखकर काम कोई कर रहा है तो उसे अवैध बांधकाम कहा जाता है। वसई विरार परिक्षेत्र के अंतर्गत खासकर उसे अवैध बांधकाम इसीलिए ही कहा जाता है क्योंकि कोई भी सर्टिफिकेट कॉपी आपके पास नहीं होती है, कोई परमिशन नहीं होता है। ऐसे में 41 इमारत आंखों के सामने बनती रही। उनके जो उस समय के सत्ताधारी थे, 2009 के आसपास विवेक पंडित विधायक थे, और उसके बाद जिस प्रकार से उस समय के तत्कालीन अधिकारी वहां पर उपस्थित थे, उनके आंखों के सामने ये सब बन रहा था। उस समय के तत्कालीन नगर सेवक के आंखों के सामने सब बन रहा था, सब मुख्य दर्शक बनकर सब देख रहे थे। और जिस प्रकार से 2024 आते आते जब धराशायी करने का नंबर आया, अजय शर्मा की उस पिटीशन का संज्ञान लेके हाईकोर्ट ने आदेश दिया तो बिल बिलाकर कई लोग बाहर आए और चिल्लाने लगे कि अधिकारी गड़बड़ हैं और उस समय के तत्कालीन व्यवस्था गड़बड़ थी और नगर सेवक उस समय के गड़बड़ थे। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का ढिंगड़ा जरूर फोड़ने लगे, लेकिन उस समय उनकी आंखें बंद हो चुकी थी। क्या 41 इमारत में रहने वाले रहवासी हजारों लोग बेबस और लाचार होकर घर उन्हें छोड़ना पड़ा, रोते रहे, बिलखते रहे, आंदोलन करते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उसके बाद जब ईडी की कार्रवाई तेज हुई, 13 जगह पर अभी हाल ही में जिस प्रकार से धड़ाधड़ रेड पड़ी, उसमें एक व्यक्ति बाहर आया जिसका नाम है वाईएस रेड्डी। नगर रचना विभाग, इसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। नगर रचना विभाग में प्रमुख कार्यरत व्यक्ति वाईएस रेड्डी के घर पर, हैदराबाद के उनके घर पर जब रेड मारी तो करोड़ों की नगद और कई सारा सोना बरामद हुआ। ये एक मामूली बात नहीं है। एक अधिकारी के घर पर इतने बड़े पैमाने पर नगद और सोना बरामद होता है तो ये मानिए कि भ्रष्टाचार की जो गहराई है वो कितनी गहरी है। इसके अलावा एक नाम जो प्रमुख इस पूरे शहर में गूंज रहा है वो अनिल गुप्ता। अनिल गुप्ता वो है जो सीताराम गुप्ता के इस पूरे मामले पर उसका कहीं न कहीं छोटा सा अंश ही सही, लेकिन कहा जा रहा है कि इनका भी छोटा सा योगदान है। जे प्रशासनाकडनं आणि सरकारी यंत्रणांकडनं नाव येतं ते कोणाचं येतं? तो गुप्ताचं येतं, सीताराम गुप्ता येतं, अनिल गुप्ता येतं। हालांकि इस पूरे मामले पर अनिल गुप्ता पर्दे के पीछे हैं, कहीं भी उनका सामने जिक्र नहीं आ रहा है। हालांकि जमीन के लेन देन का एक छोटा सा मामला सामने आया जिसके बाद ईडी उनके कार्यालय पहुंचती है और पूछताछ का मामला तेज करती है। लेकिन जो ये छोटा सा मामला भले उन पर लगा हो, छोटा सा आरोप भले ही उनके ऊपर लगा हो, लेकिन अनिल गुप्ता नाम बड़ा है। अनिल गुप्ता वो नाम है जो वसई विरार परिक्षेत्र के अंतर्गत सबसे बड़े बिल्डरों में से एक है। यानी टॉप 5 बिल्डरों में बात करें तो इनका टॉप 3 बिल्डरों में इनका नाम आता है। इतने बड़े नामचीन हस्ती का नाम अगर इस पूरे मामले में आता है तो क्या जो अदृश्य शक्ति की बात हो रही थी, क्या अनिल गुप्ता तो नहीं? अगर वो नहीं है तो आखिर अनिल गुप्ता को इतनी छोटे से जमीन के टुकड़े के पीछे क्या जरूरत थी पड़ने की? जब अनिल गुप्ता एक बड़ा नाम है अपने कामकाज के आधार पर भी और अपने भवन विक्रेताओं के आधार पर भी, जिस प्रकार से उनका नाम बड़ा है वैसे इस काम में उनका नाम कैसे आ गया? खैर, पर्दे के पीछे एक सवाल और उठ रहा था कि एक अदृश्य शक्ति है जो उस पूरे इमारत को धराशायी करने के बाद उस जमीन को चाहती है ताकि वहां पर विकास फिर से कर सके। विकास करने के बाद वहां पर जो इमारतें खड़ी होंगी उस इमारतों के भवन को बेचकर अच्छा खासा मोटा धन कमाया जा सकता है। एक आप जरा गणित को समझिए, अगर आप अधिकारी प्लस आप सत्ता में हैं वो प्लस अगर आप बिल्डर हैं, इन सभी का योग करिए तो बहुत सारा पैसा सामने आता है। यानी सत्ता आपके पास है तो सत्ता संरक्षण देगी अधिकारियों को और अधिकारी संरक्षण देगा बिल्डर को, और बिल्डर बहुत सारा पैसा कमाकर इन दोनों के ही पास पैसा परोसता रहेगा। लेकिन इतना बड़ा बिल्डर जिस तरह सीताराम गुप्ता का जब नाम सामने आया तो सीताराम गुप्ता को कहा जाता है कि इस व्यक्ति को काम सिखाने, बताने और आगे दौड़ाने के लिए संरक्षण तो किसी न किसी कर रहा होगा। सीताराम गुप्ता अकेले ही व्यक्ति इतना बड़ा सिंडिकेट तैयार करके कैसे संपूर्ण मामले को अंजाम दे सकता है? खैर, ईडी अब इस पूरे मामले की तहकीकात तो बड़ी गहराई से शुरू कर चुकी है। सीताराम गुप्ता अब शिकंजे में कसते नजर आ रहे हैं तो वहीं वाईएस रेड्डी को जिस प्रकार से सलाखों के पीछे भेजने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इस
इससे एक बात तो साफ है कि बड़ा कुछ होने वाला है और बड़े नाम सामने आने वाले हैं। वो अदृश्य शक्ति वाकई में वो अनिल गुप्ता है या नहीं, लेकिन जो भी है उसका नाम निश्चित रूप से बहुत जल्द उजागर होगा, और बहुत जल्द उजागर होगा ही नहीं, पूरे तथ्यों के साथ धनंजय विट्ठल गावड़े ने इससे हफ्तों पे कह दिया है कि वो दिखाने और बताने वाला है। वो बताने वाले हैं कि किस प्रकार से 41 इमारतों को धराशायी करने में अधिकारियों को किस प्रकार से उनको दौड़ाया गया। अब ये शब्द कैसे आ रहा है, दौड़ाया गया? मतलब ये है कि जिस प्रकार से जिन सर्वे नंबरों पर तोड़क कार्रवाई करने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे, उसके अलावा भी कुछ सर्वे नंबर हैं जहां पर इमारतें तोड़ने के आदेश नहीं थे, वहां भी बुलडोजर बड़े धड़ाधड़ चलता रहा। उसका जिक्र मैं नहीं कर रहा, वो याचिकाकर्ता अधिवक्ता चेतन भोईर ने किया है। चेतन भोईर का वो बयान सुनिए जिसमें जिस साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि किस प्रकार से जिन सर्वे नंबर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए था, जहां पर जिक्र ही नहीं है नोटिस में, जहां पर कोर्ट ने आदेश ही नहीं दिया, वहां पे धड़ाधड़ बुलडोजर चलता रहा। सुनिए चेतन भोईर ने क्या कुछ कहा। 2017 में भी लेटर दिया था इन लोग ने, और 2022 में भी इन लोग ने उनको प्रस्ताव रखा क्या पुनर्स्थापित करने के लिए, स्मरण पत्र बोलते हैं उसको, वापस उन्होंने स्मरण पत्र दिया। तो स्मरण पत्र से इन लोग ने प्रस्ताव शासन स्तरावर विचार देना है, वैसा उन्होंने बताया। तो ये होते हुए भी इन लोग ने महानगर पालिका ने ये बात हाईकोर्ट से छुपाई, उधर कोई आरक्षण नहीं था। तो यही मुद्दा हाईकोर्ट में उन्होंने जाके पूरा डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी प्लान बता के पूरा वो तोड़ दिया। खैर, शंका की सुई तो बहुत सारी है। एक, अगर इमारतों को तोड़ना था तो हाईकोर्ट के पूरे निर्देश का पालन नहीं किया गया। उसके अलावा भी परमिशन अगर दी गई उस समय के कार्यकाल में, तो उस समय के तत्कालीन अधिकारी, उस समय के विधायक, उस समय के नगर सेवक, तमाम लोगों से पूछताछ करनी ही चाहिए। उसके अलावा एक सवाल और कि अगर इमारतें तोड़नी थी तो पुनर्वसन क्यों नहीं किया गया? पुनर्वसन का मुद्दा ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 40 इमारतों में जो रहवासी रह रहे थे वो कहीं न कहीं अपनी हाय छोड़कर गए। उस हाय लगेगी ऐसे भवन निर्माताओं को और ऐसे अधिकारियों को जो जेल जाने के लिए अब तैयार रहे, जो तत्कालीन उस समय के अधिकारी थे वो, और पूरी तरह इस इमारतों को तोड़कर हथियाने का षड्यंत्र कर रहे थे वो। निश्चित रूप से हाय कहीं जाती नहीं है और लगेगी तो है ही, कानून के दायरे में ही सही, तो उसका असर तो होगा। खैर, अब देखना ये होगा कि आगे इस ईडी की कार्रवाई में और क्या कुछ तिलिस्म खुलकर सामने आते हैं और कौन कौन गुनहगार, कौन कौन है शातिर इस पूरे मामले में, वो सब कुछ सामने आएगा। लेकिन इंतजार है कि वो सामने वाला व्यक्ति कौन है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।